बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड थी कि सर चैप्टर 1 का भी पढ़ा दो। काफ़ी दिन हो गए हमने चैप्टर 1 हमने पढ़ा ही नहीं, हम चैप्टर 5 में चल रहे हैं, चैप्टर 4 में चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे बच्चों के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि चैप्टर 1 को अब कैसे पढ़ें, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और साथ में आगे पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अब जो पढ़ाई होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पढ़ाई अब होगी सिर्फ पढ़ाई, यानी हम उसे सीखेंगे। पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई ऐसी होगी कि जिसमें हम सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद उनका आंसर अपने दिमाग से भी देने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 1 की पहली शुरुआत कर रहा हूं और पढ़ाई कुछ इस तरह की होने वाली है जिसमें बहुत ज़्यादा चैटिंग नहीं, और चैटिंग हो भी रही है तो इस हद तक कि भाई जिसकी ज़रूरत है मुझे रिप्लाई करने की उसकी करूँगा, अन्यथा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों से हमारा टाइम खराब होता है और हमारा क्लास डिस्टर्ब होता है, और आप इस बात को समझते हैं। अब बेटा स्कूल टाइम चालू हो गया है, पढ़ाई का समय आ गया है, अब पढ़ाई जेन्युइन पढ़ाई होनी बाकी है, यानी ऐसी वीडियो जो सिर्फ पढ़ाएगा, इधर उधर की बातें नहीं करेगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपका समय बचेगा और जिस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं उसको बहुत बेहतरीन तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि जब छोटी रहेगी वीडियो, सारे कंटेंट्स रहेंगे, इधर उधर की बात नहीं होगी, तो उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। और हमने कहा पढ़ाई हमेशा याद रखना, ठोस अवस्था पढ़ा रहे हैं और ऊपर हमने लिखा है ठोस अवस्था को इस प्रकार से आसानी से समझे, यानी कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर, ठोस अवस्था। हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई चैटिंग बेवजह नहीं, कोई बकवास बेवजह नहीं, ओनली जेन्युइन पढ़ाई। चले साहब आगे बढ़ते हैं। हम ये बता दें कि आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप इसका आपको हम स्लाइड दे देंगे और ये स्लाइड के थ्रू आप ये सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस पे हम कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए, जो जरूरी चीज है, ये चैप्टर में सबसे पहली बात ये होता है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। क्योंकि हम ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं तो ठोस अवस्था किसका होता है, पदार्थ की होते हैं ना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले शब्द आता है पदार्थ क्या है। पदार्थ वह जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पदार्थ। यानी यहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जो स्थान घेरता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है पदार्थ। यानी जिस चीज को भी आप देख रहे हो वो सारे पदार्थ हैं, और पदार्थों के विज्ञान को ही तो रसायन कहते हैं, आपको पता है बात। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती बेटा, बोलो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रकृति में जो भी पदार्थ होंगे इनकी 3 अवस्थाएं होंगी। वो ताप और दाब पर निर्भर करता है कि वो किस ताप और किस दाब पर उपस्थित है। हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को समझें कि क्या खास बात होगी, क्या विशेषताएं होंगी। चलिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं। तो सबसे पहले आयतन। देखो, ठोस, द्रव, गैस, इनके आयतन के बारे में बात करें। आप जानते हो कि ठोस का आयतन निश्चित होता है, निश्चित आयतन होता है, परिवर्तित नहीं होती है। जिसका आयतन परिवर्तित नहीं होता है उसे कहते हैं निश्चित आयतन होता है, फिक्स आयतन होता है। लेकिन द्रव, जिसका आयतन क्या होगा, इसका भी आयतन निश्चित होता है। आयतन तो निश्चित होता है। हाँ, बात ही करें निश्चित ताप पर की बात करें, ताप अलग अलग करेंगे तो फिर आयतन सबका चेंज हो जाता है, याद रखना। निश्चित होता है, परंतु गैस का आयतन अनिश्चित होता है, ये कुछ चेंज हो जाता है। दूसरी बात है आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, फिक्स होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। इस आधार पर हम इनको परिभाषित करने वाले हैं। और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। इस तरह से ठोस और ठोस, द्रव, गैस को हम पहचान रहे हैं। फिर फाइनल बात करते हैं इसके अंतराणुक बलों की बात करते हैं। अंतराणुक बल का मतलब क्या हुआ, पदार्थ यानी कि ठोस, द्रव, गैस जिन कणों से बना होगा उनको हम अणु कहेंगे, अणु कहेंगे। जिन कणों से बना होगा उनको कण कहेंगे, कण।
अब यहां पर कण जो है वो परमाणु भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं हीरे में तो उनके जो संघटक कण है जिनसे वो बना हुआ हीरा वो परमाणु है, कार्बन परमाणुओं से बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना हुआ है? CO2 अणुओं से बना हुआ है। पानी की बात करता हूं तो H2O अणुओं से बना हुआ है। तो और नमक की बात करता हूं तो नमक में आयन होते हैं, सोडियम आयन, Na+ आयन, Cl- आयन जिसको क्लोराइड आयन कहते हैं। तो कुछ ठोस जो होते, कुछ पदार्थ जो है आयनों से बना होता है, कुछ पदार्थ परमाणुओं से बना होता है, कुछ पदार्थ जो है अणुओं से बना होता है। आयन, परमाणु यानी एटम, मॉलिक्यूल यानी अणु। चलिए साहब, अब बात करते हैं इन अणुओं के बीच, इन कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, उन आकर्षण बल को कहा जाता है अंतर अणुक आकर्षण बल। तो अंतर अणुक आकर्षण बल कैसा होगा इसका? सॉलिड में, ठोस में बहुत अधिक होता है, उच्च होता है, उच्च आकर्षण होता है। लिक्विड में यह आकर्षण मध्यम होता है और इसमें आकर्षण बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही कम होता है। इस तरह से ठोस क्या है आपको एक परिभाषा मिल गया। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है परंतु और तथा उसके अंतराणुक बल उच्च होते हैं। अब यहां पर इधर से बात करते हैं, इधर से पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है और उसके मध्य जो आकर्षण बल होता है, कणों के मध्य आकर्षण बल उच्च होता है। यह बात याद रखिएगा। द्रव की बात करेंगे तो यही बात, इसके 3 बातों को लेकर चलेंगे। तो यहां पर हमने लिखा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वो कहलाएगा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। ठोस अवस्था हमने इसकी परिभाषा दे दी है। इस परिभाषा के बाद यह समझो कि ठोस को हमने 2 प्रकारों में बांटा है। एक प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। पदार्थ, ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होंगे। ठोस अवस्थाओं में पदार्थ 2 प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय या एमॉर्फस सॉलिड। 2 प्रकार से हम बात करें। यहां पर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को हम सिंपल से एक बात कहते हैं। अगर आपने नमक देखा है तो नमक को, उसके कणों को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो हर एक कण एक निश्चित आकृति की होती है। शक्कर में भी ऐसा ही होता है। तो नमक और शक्कर की ये जो ठोस कण होते हैं ये क्रिस्टल कहलाते हैं। लेकिन आप रबर देखे होंगे, प्लास्टिक देखे होंगे, इनके कुछ निश्चित कण नहीं होते हैं। कांच के टूटे हुए टुकड़ों को अगर आप देखते हैं तो निश्चित आकृति नहीं होती है, तो वो अक्रिस्टल है। अब ये सिंपल वे में अगर बात करें ये 2 प्रकारों में, तो इन 2 प्रकारों की एक सबसे बड़ी बात को ध्यान रखिएगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी निश्चित आकृति होती है। तो इसका मूल कारण होता है कि उनके जो कण होते हैं जिनसे वो ठोस बना होता है। मैंने कहा था ना, ठोस किससे बना होता है? ठोस बना होता है परमाणु, अणु या आयन से बना होता है। तो उनको हम गोलाकार कण मान लेते हैं। बेटा याद रखना, हम इन कणों के जमावट के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तब हमें उन छोटे छोटे कण को नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि वो कण बड़े बड़े फुटबॉल जैसा है, तब उसके जमावट को सोच पाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां पर कणों का जो एक निश्चित, जो जिससे वो बना होता है ठोस, उनके जो कण होते हैं अगर नियमित आकार में, निश्चित आकार में, नियमित क्रम में अगर जमे होंगे, उसकी जमावट एक सिस्टमैटिक होगी, तो वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। और अगर वह कैसा होगा, वो इसकी जमावट, जो कणों की जमावट एकदम सिस्टमैटिक नहीं होगी, इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा, तब वो कहलाएगा अक्रिस्टलीय ठोस बनाएगा, जिसके कारण उसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं बन पाती उस ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। अगर हम इनको परिभाषित करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उनके अवयवी कण
अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। कण कैसा होगा? गोलाकार होगा। इस तरह से एक निश्चित क्रम हो गया। ये देखिए लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट कहलाता है, उच्च परास व्यवस्था, यानी कि वो लंबी दूरी तक वो कण एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं, उसकी क्रमबद्धता कभी भी टूटती नहीं है। यहां पर देखिए या तो इस तरह से जमा होगा, देखो जमावट देख रहे हो आप, या फिर आप फुटबॉल को किस किस तरह से रख सकते हैं, आप सोच लो भाई। आप अपने खेल खेल में रखना है भाई, क्योंकि पढ़ाई एक तरह का इसको पढ़ाई को एक तरह खेल की तरह समझो, मजे के लिए समझो। आपको इस चैप्टर में बेटा देखो इस तरह जमा दिए, उसके नीचे फिर जमा दिए, फिर इस तरह जमा दिए, खांच को भरते हुए जमा दिए। आप एक काम जरूर करिए, आप स्केल पेंसिल रबर रख लीजिए, 400 पेज की रजिस्टर कॉपी रख लीजिए। ये चीजें बहुत जरूरी है पढ़ाई में, स्केल पेंसिल रबर। एक स्केल और आता है जिसमें गोले बनाने के लिए छेद होते हैं, है ना, 5 mm का, 6 mm का, 8 mm का, 10 mm का, उसमें एक गोला बना होता है, उसका डाया बने होते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी गोलियां बना सकते हो इस तरह से जमाने के लिए। तो ये दो प्रकार से जमा सकते हो, एक लाइन में जमाएं, उसी के नीचे दूसरी लाइन पे, उसके नीचे फिर तीसरी लाइन पे। यहां पर क्या हुआ, हमने यहां पर देखो हमने जो जमावट रखा है बिल्कुल एक सीध में रखा, इधर से सीध एक ही सीध में है ऐसे, और इधर से भी एक सीध में है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक सीध में तो लगाया, लेकिन इसके बाद खांच में लगाते हुए किए, तो यहां पर जमावट। तो क्या कहना है मेरा, एक निश्चित क्रम में व्यवस्था होती है जब उनके कणों की जिनसे वो बने होते हैं, तब ये होता है क्रिस्टलीय ठोस। आपको समझ में आया क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। क्या? वह ठोस, जो ठोस छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं, वो एक निश्चित आकृति में होती है। मैंने जैसे कहा शक्कर देखे होंगे, मिश्री देखे होंगे, नमक देखे होंगे, या बहुत सारे और भी क्रिस्टल देखे होंगे, तो उनको ध्यान से देखिएगा। अगर आप उसको छोटा है कण तो माइक्रोस्कोप से या छोटे से लेंस से आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक निश्चित आकृति होती है। तो ये होता है क्रिस्टल। उनके कण जो है वो निश्चित क्रम में जमे होते हैं, तो वो पूरा का पूरा ठोस जो है वो भी एक निश्चित आकृति में आ जाते हैं, निश्चित ज्यामिति में आ जाते हैं, निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा क्रिस्टलीय ठोस। अब अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा? अक्रिस्टलीय ठोस में उसके जो कण होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, वो अलग अलग तरह से कहीं पर भी वो जमावट रखते हैं, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। इस तरह से इसमें कहीं पर गैप भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो ठोस होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को हमने एक सिंपल सी परिभाषा दे दी है कि वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा जिनके कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। जैसे प्लास्टिक देखे आपने, कोई निश्चित आकृति नहीं होती ठोस, और प्लास्टिक को आप तोड़ोगे तो निश्चित क्रम में टूटेगा भी नहीं। लेकिन अगर बड़े से मिश्री है, शक्कर का बड़ा सा डिल्ला है, उसको तोड़ोगे तो टूटने के बाद जो बड़ा जो कण होता है, वैसे ही बड़ा सा पार्ट, बड़ा सा मिश्री होगा, टूटने के बाद छोटे छोटे जो उसके बच्चे निकलेंगे बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। वो क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। लेकिन इसके टूटने पर सेम नहीं आएगा। पत्थर को तोड़ने पर एक निश्चित आकृति नहीं बनाती, जैसे बड़ा पत्थर था वैसे छोटा पत्थर नहीं बनता है, तो ये क्रिस्टल नहीं होता है। पत्थर क्रिस्टल नहीं होता है। रेत अगर पूरी तरह शुद्ध हो जाए, प्योर हो जाए, तो सिलिका का क्रिस्टल बनेगा। लेकिन अगर वो पूरी तरह शुद्ध नहीं है तो वह क्रिस्टल के रूप में रहता है, क्रिस्टलीय रूप में रहता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है। मैंने प्लास्टिक बताया, रबर को देख लीजिए आप, लकड़ी देख लीजिए, ये सारी चीजें अक्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल में कुछ एग्जाम्पल आपको दे दूं, जैसे एग्जाम्पल ले देते हैं, उदाहरण NaCl, KCl, ग्रेफाइट, हीरा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस में प्लास्टिक,
रबर, कांच, पत्थर आदि। ये इसका उदाहरण होगा। अब हम इन दोनों के बीच में अंतर को देखें। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन क्रिस्टलों में क्या अंतर होता है, अंतर पहचानें। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होगा। पहला अंतर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लास 12 के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो देखें, इसके अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में, जो कि हमने देखा था। दूसरी बात होगी अक्रिस्टलीय ठोस की, क्या होगा? उसके जो संघटक कण होंगे व्यवस्थित नहीं रहेगा, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहता है। दूसरी बात होगी इसका गलनांक स्पष्ट होता है, निश्चित गलनांक होता है। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक निश्चित तापमान पर ही ये ठोस से द्रव में पिघलता है और द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है। लेकिन इसका अक्रिस्टलीय ठोस का कोई गलनांक पॉइंट जो है निश्चित नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई, जैसे मान लीजिए मैंने जानता हूं कि ठोस रूप में बर्फ है, इसको मैं द्रव में परिवर्तित करना चाहता हूं तो मैं इसे गर्म करूंगा, तो आप जानोगे कि वो जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे वो बर्फ में रहेगा, लेकिन 0 से ऊपर जैसे ही होगा तापमान वैसे ही वो द्रव यानी पानी में परिवर्तित हो जाएगा। निश्चित है उसका तापमान। संपूर्ण बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है तो वो दोनों के साम्यावस्था पर रहेगा, द्रव और लिक्विड के, लेकिन 0 से नीचे वह ठोस है, 0 से ऊपर वह द्रव है। तो एक निश्चित तापमान उसका क्या हुआ? गलनांक हुआ। इसका निश्चित गलनांक होता है क्रिस्टलीय ठोस का। लेकिन अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक को मैं गर्म करूंगा तो वह एक लिक्विड नहीं बनता, वो उसका एक निश्चित कोई तापमान नहीं होता। किसी तापमान पर वो थोड़ा नरम हो जाएगा, फिर तापमान बढ़ेगा तो थोड़ा और नरम हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा, फिर उस तापमान पर फिर पतला हो जाएगा और कहीं और अधिक तापमान पर वो द्रव में परिवर्तित होगा। तो इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि जब वो लिक्विड से ठोस में परिवर्तित हुआ। आपने कभी बर्फ को नरम बर्फ नहीं देखे होंगे आप लोगों ने, या पानी का थोड़ा सा हार्ड रूप नहीं देखे होंगे आपने। लेकिन अगर प्लास्टिक को देखो तो प्लास्टिक या तो मिलेगा आपको ठोस रूप में, या फिर आप थोड़ा गर्म कर दिए तो थोड़ा नरम रूप में आ जाता है, जैसे भी मोल्ड करना कर सकते हो, या फिर उसको लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हो। तो नरम रूप भी आता है इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में। कांच के बारे में भी जानते हो कि कांच कैसा होता है। कांच का भी कोई निश्चित तापमान नहीं है जो गलनांक पॉइंट है। वो ठोस है, थोड़ा गर्म करते एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि वो नरम हो जाता है, लेकिन वो लिक्विड में नहीं परिवर्तित होता तुरंत। लिक्विड में परिवर्तित होने के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए रहता है। तो उसका जो गलन ताप है, गलन मतलब लिक्विड के फॉर्म में आ जाना भाई, द्रव रूप में आ जाना। तो नरम होना द्रव नहीं होता है। तो ये विशेषता पाई जाती है किसमें? ठोस और सीधा द्रव। और द्रव का कोई ऐसा नहीं होता है कि द्रव जो है अलग अलग तापमान पर अलग अलग तरह से उसका गाढ़ा, उसका क्या बोलते हैं, वो हार्डनेस रहेगा। लिक्विड का जो हार्डनेस है जितना तरलता है उतना ही रहेगा। तो यहीं पर यहां पर आपने देखा कि एक निश्चित तापमान पर पिघलती है, जबकि ये एक निश्चित तापमान पर नहीं पिघलती है। इसका तापमान का रेंज जो है ठोस से द्रव के बीच में वो कुछ अलग अलग तापमान, यानी लिक्विड के ठोस से नरम होने का तापमान और नरम वाला स्थिति से द्रव में परिवर्तित होने का दो अलग अलग तापमान बन जाता है। ये गलनांक इसका निश्चित नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। विषम दैशिकता, क्रिस्टल में अगर आप प्रकाश डाल रहे हो किसी दिशा से तो उससे निकलने वाली जो निर्गत प्रकाश होती है, वहां से निकलने वाली जो प्रकाश होती है उसका गुण एक किसी दिशा से प्राप्त हो रहा है तो वो अलग होगा। लेकिन अगर उसी दिशा से अगर उस प्रकाश को डाला जाए, दिशा से निकल रहा है, तो जिधर से हम डाल रहे थे उधर ही वापस निकल जाए, ये आवश्यक नहीं होता है।
ये है विषम दैशिकता कहलाती है। यानी जैसे जैसे दिशा चेंज होता है उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं तो उससे निकलने वाली जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो अलग अलग प्राप्त हो सकता है। ये क्रिस्टल की विशेषता होती है, इसलिए इस विषम दैशिकता कहते हैं। एनाइसोट्रॉपिक गुण होता है इसमें, लेकिन इसमें आइसोट्रॉपिक गुण होता है समदैशिकता। कांच पर आप किसी भी दिशा से लाइट डालो, निर्गत होने वाली लाइट प्रकृति एक जैसी होगी। यह है समदैशिकता, किसी भी दिशा से करोगे समान प्रकार से उनके गुण प्राप्त होंगे। शीतलन वक्र असतत होता है, यानी अगर क्रिस्टली ठोस को गर्म करके छोड़ दोगे तो वो एक निश्चित तापमान पर लगातार वो ठंडा नहीं होता। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा इसी के बारे में कि देखें, मैं यहां पर ये विषम दैशिकता के बारे में मैंने अभी बताया कि अगर क्रिस्टल है तो किसी एक दिशा में अगर इसमें लाइट डालोगे, मान लेते हैं मैं इसे लाइट डाल के दिखाता हूं, चलिए मैं लाइट इस दिशा से डालूंगा, ऐसे डाल रहा हूं, ऐसे लाइट डाल रहा हूं, तो देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, समान प्रकार के संघटक कणों से टकरा रहा है। ये क्रिस्टल में देखो, ये हरे रंग का और पिंक कलर के दो प्रकार के कणों से ये क्रिस्टल यदि बना हुआ है तो संघटक कण ये है। तो देखिए ये अलग तरह का गुण आया। अगर इसकी दिशा को मैंने ऐसे चेंज कर दिया, दूसरी जगह से डाला, तो देखो ये पिंक कलर से वाले जो कण है उससे टकरा के निकल रहा है। फिर अगर मैंने इसकी दिशा चेंज कर दिया तो ऐसे दिशा से करा, तो देखिए ये समान दोनों तरह के कणों से होकर गुजर रहा है। तो इससे क्या होता है, इनकी प्रकृति जो होती है, प्राप्त होने वाले विकिरण की प्रकृति अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपने अक्रिस्टल में डालते हो तो यहां पर चूंकि मिक्स फॉर्म में होता है इनके कण, इसलिए क्या होगा, वो हर स्थिति में लगभग समान प्रकार के कणों से क्या बोलते हैं, जब वो कणों से गुजरेगा तो उस स्थिति में वो हरे और पिंक दोनों तरह के कणों से हर बार उतनी ही कणों से होकर गुजरेगा, सो उनके गुण जो है उसमें समानता आ जाती है। फिर मैं यहां पर एक बातें कर रहा था, समदैशिकता विषम दैशिकता की बात कर रहा था। तो समदैशिकता का मतलब समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समदैशिकता सॉरी इसकी बात कर रहा था, शीतलन वक्र की बात कर रहा था। देखिए मैं समय के साथ क्या फर्क पड़ेगा, शीतलन वक्र ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टल में क्या होगा, क्रिस्टल में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तापमान है, मैंने क्रिस्टल को गर्म करके रख दिया, तापमान इतना है, समय आगे बढ़ रहा है, समय हर कुछ सेकंड बाद इसका तापमान, देखो हम ये सोचते हैं कि किसी वस्तु को गर्म कर दिए तो ठंडा होने लग जाता है वातावरण से, वो वातावरण को अपनी ऊष्मा देने लगती है और इस तरह से वो खुद ठंडा होने लगता है। ये बात तो आपको क्लियर है। लेकिन क्रिस्टल की एक विशेषता होती है कि किसी तापमान को वो जल्दी छोड़ता है, किसी तापमान को वो धीरे धीरे छोड़ता है। इस कारण से क्या होता है कि समय के साथ इसका तापमान जो है गिरता है, या कुछ समय तक रुकता है, या कभी अचानक गिर जाता है, या काफी समय तक रुकता है इसका तापमान। फिर इस तरह से इसका ग्राफ बन सकता है कि कभी वो देखें तो ये सतत रूप से नहीं गिरता। लेकिन अक्रिस्टल में अगर इसी चीज को देखा जाए, अक्रिस्टल में तो आप क्या देखोगे, समय, टाइम और ये तापमान, ये अक्रिस्टल में एक समान रूप से वो उसका तापमान धीरे धीरे कम होते जाता है। तो इसीलिए कहते हैं इसको सतत। क्या चीज, शीतलन वक्र इसका असंतत होता है, इसका सतत होता है, संतत होता है। ये एक वास्तविक ठोस है, जबकि ये एक अतिशीतित द्रव है। क्रिस्टल को ठोस माना जाता है, वास्तविक ठोस माना जाता है, ट्रू सॉलिड माना जाता है, लेकिन इसे ट्रू सॉलिड या सॉलिड नहीं मानते। पूर्ण रूप से वो सॉलिड नहीं है, वो द्रव का ही रूप है जो ठोस अवस्था में है, ये माना जाता है। जिसको एक शब्द दिया गया है सुपर कूल्ड, यानी अतिशीतित द्रव।
अक्रिस्टलीय ठोस को एक तरह का द्रव ही माना जाता है, जिसके कारण उनके कण जो है व्यवस्थित रूप से नहीं रह पाते हैं। तो ये कुछ अंतर है, आप याद हो गया। उनके कण, क्रिस्टल के कण कैसे होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, इसका गलनांक निश्चित होता है, यह विषम दैशिकता पाई जाती है, शीतलन वक्र संतत होता है और ये वास्तविक ठोस होता है। जस्ट इसका उल्टा आप याद कर सकते हो। आप इस तरह से इन दोनों में अंतर आपको क्लियर हो चुका है। ये इस चैप्टर का मुख्य पार्ट है जिसको आप शुरुआती दौर पे आप पढ़ते हो। फिर बात करें कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको समझ में आया। यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर को एक बार देख लें। पहला अंतर अभी आपने जो देखा, पहला अंतर क्या कि इनका जो एटम है या कण है, संघटक कण है, वो कैसा होता है 3D में एक लॉन्ग कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है। जबकि इसका अरेंजमेंट जो होता है ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ये निश्चित रूप से नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होती है। दूसरी बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है शार्प होता है, एक निश्चित तापमान ही इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी गलनांक होता है, जबकि इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है या कोई इसका फिक्स कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, उसका गलनांक नहीं होता है। एनिसोट्रॉपिक होता है, विषम दैशिकता पाई जाती है। अलग अलग दिशाओं में अगर प्रकाश या विद्युतीय गुण को प्रवाहित करने पर वो अलग अलग तरह से प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि ये ऐसा सभी दिशाओं से समान प्रभाव उत्पन्न करता है। ये एक ट्रू सॉलिड है, यानी कैसा, ये वास्तविक ठोस है, जबकि ये स्यूडो सॉलिड है, झूठा सॉलिड है, छद्म ठोस है। ये सिमेट्रिकल होता है जबकि ये अनसिमेट्रिकल होता है। ये मोर रिजिड होता है जबकि ये लेस रिजिड होता है। ये बहुत, इसमें हार्डनेस रहेगा, कठोरता रहेगी, जबकि ये उतनी कठोरता नहीं रखती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि इसका जो जमावट होती है लंबे दूरी तक एक जैसी होती, जबकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कुछ एग्जाम्पल हमने जो इसे बताया था वो सारे एग्जाम्पल्स को आप रख सकते हैं याद। अब बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहां पे एक शब्द का उपयोग होगा, संघटक कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शब्द का उपयोग होगा। ठोस जिन कणों से बना होता है उनको कहा जाता है संघटक कण। ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है उनको कहा जाता है संघटक कण। ठोस जिन कणों से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, संघटक कण कहते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये अणु हो सकता है, क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयन हो सकते हैं। अणु, मॉलिक्यूल, एटम और आयन हो सकते हैं। मॉलिक्यूल CO2, I2, ये सब ठोस रूप में हो सकता है। जब ये एक निश्चित क्रम में जम जाए, व्यवस्थित हो जाए, एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाए, उनके बीच प्रबल आकर्षण आ जाए, तो ये ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे ही परमाणु में क्या होंगे, कार्बन परमाणु, ठीक है, सोडियम परमाणु, मैग्नीशियम परमाणु, एल्यूमिनियम परमाणु, ये इस तरह से परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि कार्बन परमाणु से बना होता है हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, गोल्ड धातु, ये उनके परमाणुओं से ही होते हैं, सारे परमाणु ही होते हैं। संघटक कण, आयन, Na+, Cl-, SO4-2, CO3-, ये इसके आयन हो सकते हैं किसी ठोस में। तो आयन क्या होते हैं, जिनमें धन या ऋण चार्ज होता है। वो एक परमाणु वाला भी हो सकता है, बहुपरमाणु वाले भी हो सकते हैं, जैसे एक परमाणु वाला आयन, बहुपरमाणुिक आयन। यस, तो आपको समझ में आ गया होगा संघटक कण किसको कहते हैं। हम ठोसों में जिन कणों से वो बना होता है उन चीजों को हम यहां पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शब्द का उपयोग करेंगे इस चैप्टर में। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ठोस या क्रिस्टल, यहां पर बात करते हैं क्रिस्टल के बारे में।
क्रिस्टल को हम वर्गीकृत करते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है, यहां पर बंधों के आधार पर क्रिस्टल को हम वर्गीकृत करते हैं। बंधों के आधार पर क्रिस्टल को हम 4 प्रकारों में बांटते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कहलाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी आणविक क्रिस्टल। दूसरा कहलाता है आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टल। तीसरा कहलाता है कोवेलेंट क्रिस्टल यानी कि सहसंयोजी क्रिस्टल, और चौथा है मेटालिक क्रिस्टल। तो क्रिस्टल कितने प्रकार का हुआ, बंधों के आधार पर। आयनिक बंध होते हैं तो आयनिक क्रिस्टल हुआ, सहसंयोजी बंध हो सहसंयोजी क्रिस्टल होगा। अणुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके रखती हैं तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अणु होते हैं तो आणविक क्रिस्टल कहलाएगा। धातुओं में धात्विक बंध होता है तो वो धात्विक क्रिस्टल कहलाएगा, मेटालिक क्रिस्टल कहलाएगा। तो 4 प्रकार का हम क्रिस्टल के बारे में जाने, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके चारों को देखें और समझें। सबसे पहली बात, आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल में संघटक कण अणु होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, अणु होते हैं, और वे अणुएं एक दूसरे को दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल से आकर्षित करके रखते हैं। अणुएं एक दूसरे को दुर्बल आकर्षण, कौन सा आकर्षण रखेगा, दुर्बल होता है। वांडरवाल बल कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो यहां पर याद रखेंगे इन कणों के मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल होगा। कुछ उदाहरण के बारे में बता दूं मैं आपको। उदाहरण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठोस आयोडीन, इसी तरह से नैफ्थलीन, ये सभी किसका उदाहरण हुआ, आणविक ठोस का, क्योंकि उनके संगठक कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, और ये अणुएं एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं, तब ये ठोस बनता है। और इन ठोसों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो होगा दुर्बल वांडरवाल बल। याद रखेंगे, दुर्बल वांडरवाल बल, वीक वांडरवाल फोर्स। सेकंड है आयनिक ठोस। इनमें संघटक कण आयन होते हैं, धनायन तथा ऋणायन होते हैं, और इन आयनों को आकर्षित करता है। ये आयन धन आयन है, धनावेश, ऋणायन है, ऋणावेश। ये आयन एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। इस आकर्षण बल को कहेंगे स्थिर विद्युत आकर्षण बल, यानी विद्युत आकर्षण बल है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्लस और माइनस इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वजह से इसको कहा जाएगा स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो उदाहरण, जितने भी आयनिक ठोस होते हैं जैसे NaCl, इसमें कौन कौन सा प्रकार का आयन होता है, Na+ आयन और Cl- आयनों से बना होता है। इसी तरह से KCl, CuSO4, NaNO3, ये सभी क्या होते हैं, आयनिक क्रिस्टल होते हैं। तो बात याद रहेगा, क्या याद रखना है कि ये क्रिस्टल जो होते हैं उसमें ये किस प्रकार के कणों से, कौन सा कण होता है, और दूसरी बात इनके बीच में किस प्रकार का आकर्षण बल होता है। ये 2 चीजों को याद रखना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल या सहसंयोजक ठोस होते हैं, उसमें क्या खास बात होती है, सहसंयोजक क्रिस्टलों में उनके संघटक कण परमाणु होते हैं, और इन परमाणुओं को आकर्षित करने वाला बल सहसंयोजक बल होता है, जो कि बहुत ही प्रबल बंध होता है। उदाहरण की बात करता हूं, उदाहरण हीरा में, हीरा में क्या होता है, परमाणु कार्बन कार्बन परमाणु में आपस में एक दूसरे को सहसंयोजी बंध से बांध के रखता है। आपको पता है, एक कार्बन परमाणु को 4 दिशाओं से 4 कार्बन परमाणु बांध के रखेगा। इसी तरह से हर एक कार्बन, ये कार्बन को तो ये 4 परमाणु से जुड़ा होगा, ये भी कार्बन वैसे ही 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, ये कार्बन ये भी 4 परमाणुओं से जुड़ा होगा, लेकिन चतुष्फल की संरचनाओं के रूप में। याद रखना, आपने 11 पढ़ा है ना, 11 नहीं पढ़ा तो 11 जरूर पढ़िएगा, थोड़ा बहुत पढ़िएगा, बेसिक नॉलेज जरूर रखिएगा। जो 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री है वो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने 12th डायरेक्ट आ रहे हो, 11th आपने छोड़ दिया हो, तो ये डरो मत कि 11th आपका बिगड़ गया है तो 12th भी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा भैया, हम हैं बैठे हैं।
चलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और कैसे पढ़ेंगे वो मैं बताते जाऊंगा। लास्ट तक आप देखते रहिए वीडियो, मैं आपको जवाब दूंगा। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि यहां पर हर एक कार्बन एक दूसरे से सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है। सहसंयोजी बंध क्या है अभी पूछेंगे तो यार तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको पढ़ने के लिए मैंने अभी कहा जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री में मैंने 20 वीडियोस दिए हैं, और वो 20 वीडियो अगर लाइन से अगर आप करते हो तो केमिस्ट्री में सीधा हाइट चढ़ोगे, ध्यान रखो। फिलहाल अब बात करते हैं यहां पे हीरा, उदाहरण ग्रेफाइट। तीसरा SiO2, ये क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है, सिलिका होता है, रेत होता है, ये भी सहसंयोजक ठोस होते हैं। इसमें एक Si के साथ 4 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होगा, और हर एक ऑक्सीजन के साथ 2 Si जुड़ा होगा, और वो सभी रेगुलरली एक जाल बन जाता है, त्रिविम जाल बन जाते हैं, और इस प्रकार से काफी ठोस होता है रेत, जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं, 4 या सिलिका कहते हैं। अगला है आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में संघटक कण धातु के परमाणु होते हैं जो धन आयन के रूप में होते हैं। धातु के परमाणु होते हैं जो धन आयन के रूप में होते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। तो यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धातु के धन आयन व्यवस्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के धातुओं में, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धातु के धन आयन व्यवस्थित होते हैं, और वो एक दूसरे को प्रबलता से आकर्षित करके रखते हैं। तो यहां पर असल में बोला जाए तो संघटक कण क्या होंगे? परमाणु होंगे, धातु के परमाणु होंगे, और क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो यहां पर जो आकर्षण बल होता है, इसका आकर्षण बल धात्विक बंध कहलाता है। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच वो जो धनायन बनता है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो बचा हुआ भाग धनायन कहलाता है। जैसे सोडियम में जानते हो, सोडियम Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, Na प्लस बना। क्लियर? सोडियम इलेक्ट्रॉन दान करने पर प्लस बन जाता है, Na प्लस बन जाता है। वो Na प्लस क्या कहलाएगा? यहां पर कर्नेल कहलाएगा। अगर मैं सोडियम धातु को देखूं तो सोडियम धातु में कर्नेल्स होते हैं Na प्लस का, और उसका इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। इसी वजह से धातु की सतह पर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाता है, इस तरफ से जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, दूसरी ओर से उतना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये होता है धातु में, इसी कारण से विद्युत धारा प्रवाह होती है। तो धातुओं में प्रबल आकर्षण बल होता है कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के मध्य। इस जगह पे बंध होगा धात्विक बंध। उदाहरण जितने भी धातु उदाहरण में दे दो आप। सोडियम धातु, पोटेशियम धातु, सिल्वर धातु, एल्यूमिनियम धातु, गोल्ड धातु, टंगस्टन धातु, आपकी जो मर्जी आपको लगता है आपको देना चाहिए, आप दे सकते हो। इस तरह से हमने देखा धातु में किस प्रकार का बंध होता है, धात्विक क्रिस्टल कहलाता है। अब बेटा इन सारे क्रिस्टलों में अंतर है, इस अंतर को एक बार हम देख लें ताकि ये सारी चीजें हमें याद हो जाए, पूरी तरह से याद हो जाए। फाइनल रिवीजन जरूरी है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं इस तरह की पढ़ाई करोगे तो एक एक चीजें समझ में आएगी। चलिए, आपको समझ में आ रहे हैं ना बातें? बोलो यस। चलो बेटा, अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ये वीडियो, ताकि वो भी पढ़ सकें केमिस्ट्री और ये चैप्टर 1 का पहला लेक्चर। और दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर आप कैसे पढ़ेंगे इसकी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन याद रखना बाद में। पहले ये इसके आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल, इनमें अंतर देखते हैं अलग अलग बेस पर। इसके संघटक कण क्या होंगे? आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋण आयन इसके संघटक कण होते हैं। आयनिक क्रिस्टल के संघटक कण क्या होते हैं? धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल में परमाणु होते हैं, धात्विक क्रिस्टल में परमाणु होते हैं, और आणविक क्रिस्टल में अणु होते हैं, संघटक कण। अब संघटक कण क्या एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को? चलते हैं। बांधने वाला बल क्या होता है इन कणों को? इसमें प्रबल होता है बंधन, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसी तरह से सहसंयोजक क्रिस्टल में उसके बांधने वाला बल होता है प्रबल सहसंयोजक बल, जबकि धात्विक क्रिस्टल में धन आयन और गतिशील इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युतीय आकर्षण बल होता है। धनायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युतीय आकर्षण बल होता है किसमें? धात्विक क्रिस्टल में। जबकि आणविक क्रिस्टल में दुर्बल वांडरवाल बल होता है। वांडरवाल बल, जो बल दुर्बल होता है उसको वांडरवाल बल कहते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ी विज्ञान है जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। चलिए साहब आगे बात करते हैं। भौतिक गुणधर्म, इसके गुण क्या होंगे? आयनिक क्रिस्टल का गुण होता है ये भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, ठोकने पर ये ब्रेक होने लगता है,
क्रश होने लगता है, टूटने लगता है, बिखरने लगता है। आयनिक क्रिस्टल आपने देखा होगा, नमक को अगर थोड़ा सा ऐसे क्रश करो तो आराम से वो क्या होता है, जाता है पाउडर या पिसने लग जाता है, वो छोटे छोटे कणों में टूट जाती है, बारीक बन जाता है। उच्च गलनांक होता है, क्वथनांक भी उच्च होता है। ये द्रवित अवस्था में ये द्रवित अवस्था में या इसको जल में घोला जाए, आयनिक क्रिस्टल को अगर पिघलाया जाए या जल में घोला जाए तो दोनों स्थितियों में विद्युत धारा का चालन करता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इनको पीसा जा सकता है, हेलो, आयनिक क्रिस्टल को पीसा जा सकता है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है, आराम से अच्छे से क्रश हो जाता है वो। दूसरी बात, इनका गलनांक उच्च होता है, इसको पिघलाना हो तो बहुत अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जैसे नमक है 820 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलता है। आपको बता दें, आप सोचो इतना अधिक तापमान पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, भाई ठोस है, 820 डिग्री टेम्परेचर हुआ तुरंत वो लिक्विड बन जाएगा। तो यहां पर आपको बता दूं कि आयनिक क्रिस्टल की क्या विशेषता होती है। नमक के बारे में जानते हैं, नमक को पिघला देने पर वह विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है। पानी के बारे में जानते हो कि पानी विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। पानी मतलब शुद्ध पानी ना, आप पानी के मतलब कुछ भी मत बोलना ना, उसमें कुछ मिला के आप मत बोलना, ठीक है, वो अलग बात है। तो शुद्ध पानी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ा नमक डाल दो तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि जब नमक आपने डाला तो नमक टूट जाता है Na+ और Cl- आयन में, यानी इसका मतलब हुआ आयनिक क्रिस्टल को पिघलाने पर वो आयनों में पृथक हो जाते हैं, उनके धन आयन और ऋण आयन, और वो गतिशील हो जाते हैं। एक्चुअली वो ठोस अवस्था में होगा तो भी आयन होगा, लेकिन पिघलने पर वह गतिशील हो जाता है वो आयन। पानी में घुलने पर भी वो गतिशील हो जाता है, इस कारण से पिघलने पर विद्युत धारा प्रवाह होती है। ये कुछ इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। इसके उदाहरण के बारे में बात करूंगा। इसका उदाहरण है नमक के पोटेशियम फ्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। अब ये तो पढ़ ही चुके हैं कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा। सहसंयोजक क्रिस्टल की क्या विशेषता होगी? ये कठोर होता है। आप हीरे को ध्यान रखो, हीरा कठोर होता है। रेत को ध्यान रखो, जिसको क्वार्ट्ज कह रहे हैं, वो कठोर होता है। तो सहसंयोजक क्रिस्टल कैसा होगा? कठोर होगा, उच्च, उसकी हार्डनेस बहुत हाई होगी, उसका गलनांक भी उच्च होगा, गलनांक क्वथनांक उच्च होगा। और इसमें एक बात होगा, विद्युत धारा प्रवाहित, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। सहसंयोजक क्रिस्टल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब ये एक बात है कि कुछ अपवाद में हमारे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसका क्या कारण है उसके बारे में स्पेशल हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सहसंयोजक क्रिस्टलों में ये एक अपवाद हो गया कि सहसंयोजक क्रिस्टल में एक अपवाद हमारे पास हीरा है, ग्रेफाइट है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बाकी किसी सहसंयोजक क्रिस्टल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब आगे चलते हैं। इसके उदाहरण में हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, ये अरे नीचे लिखा ही है, क्वार्ट्ज, ये सारी चीजें क्या होता है, विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित नहीं होगी। और ये एक सहसंयोजक क्रिस्टल है। इसके संघटक कण परमाणु होते हैं, उनके परमाणु में आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। पूरी बातें क्लियर? अब चलते हैं इसकी कठोरता, किसके? धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस भी इसका गलनांक उच्च होता है। ये ऊष्मा और विद्युत दोनों के चालक होते हैं। इसको ठोकने पर ये चिपट जाते हैं, पतली चादर बना सकता है, खींचने पर ये दार बना लेते हैं। तो इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, जिसको मेटालिक लस्टर कहते हैं। और इसमें क्या खास बात होती है? इसमें आघातवर्धनीयता पाई जाती है। आघात मारोगे तो ये जैसे आयनिक क्रिस्टल को ठोकने पर वो टूटता है, ये नहीं टूटेगा, इसकी जगह से चिपटने लग जाता है। इसको पाउडर के रूप में पीस सकते हो, इसको पाउडर के रूप में नहीं पीस सकते हो। ये खास बात इसकी होती है। धातु में कॉपर, सिल्वर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम आदि। आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल में मैंने आपको उदाहरण दिया था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या आयोडीन, ठोस आयोडीन या नैप्थलीन। इसकी क्या विशेषताएं? इसमें इनके अणुएं जो होती हैं दुर्बल वान डेर वाल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा कि ये शुष्क बर्फ होता है, यानी ये तो ठोस होता है और ये सीधा सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये काफी वाष्पशील होता है और इसकी विशेषता ये हुआ कि इनमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, यानी कि सब्लिमेशन की क्रिया होती है। तो आपको ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चारों के अंतर को, हाँ एक बात बोलना चाहूंगा कि आप इस सारी चीजों को पाने के लिए आप विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, नाम सुनिएगा ध्यान से, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, विक्रम हैप केमिस्ट्री नहीं, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री हमारा
जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए साहब, अब देखेंगे कुछ एमसीक्यूज, आप जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं प्रश्नों का। लेकिन आपको इसके आगे जाने से पहले एक लाइन और बोलना चाहूंगा, यदि आप इस चैप्टर की पूरी वीडियोस पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 प्लेलिस्ट डाले हैं। एक पुरानी वाली वीडियो जो मैंने पहले वीडियोस बनाए थे वो वाला, और एक नई वीडियोस का प्लेलिस्ट, यानी 2 बार मैंने आपको पढ़ा चुके हैं इस चैप्टर को आपको अभी तक। तो आपके सारे टॉपिक का यहां पर नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखें, पढ़ें, समझें। हमारी पढ़ाई से आपको बहुत फायदे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। आप भटकिए मत, हम जो बोल रहे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, आप भटकिए मत। जितने भटकोगे उतना लास्ट में परेशानी होती है कि भटकने वाला बच्चा इधर जाता उधर जाता, लास्ट में सोचता है कि मैं किससे पढ़ूं, फाइनल कंफ्यूज हो जाता, कुछ नहीं कर पाता। तो वो स्थिति आपकी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये चैप्टर 1 को एक बार और आपको पढ़ाया। देखो कितना आसान होता है ये। बस याद रखना, इधर उधर की बातें नहीं करने हैं, यही बात मैं कहना चाहूंगा। हम आपको कह रहे हैं कि जिस चैप्टर को भी पढ़ना चाहें, याद रखना उसकी शुरुआत से पढ़िए। फर्स्ट लेक्चर हो गया अच्छे से तो सेकंड लेक्चर को जरूर करिएगा, थर्ड लेक्चर को जरूर करिएगा, फोर्थ लेक्चर को जरूर करिएगा। चलिए, हम और भी इंफॉर्मेशन देंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पर कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है कि निम्न में से कौन सा छद्म ठोस है? स्यूडो सॉलिड कौन सा है, छद्म ठोस कौन सा है, पहचानो। चलिए, सब जवाब दीजिएगा, मैं वेट करता हूं आप में से कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं। छद्म ठोस, स्यूडो सॉलिड, यानी कि अक्रिस्टल कौन सा है, एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है, बस यही मतलब है। यहां पर देखें CaF2 आयनिक ठोस हुआ तो ये तो क्रिस्टल हो गया। ग्लास, कांच जो है ठोस है परंतु ये अक्रिस्टलीय ठोस है, यही आंसर हो गया। ये भी क्रिस्टल है, सभी नहीं, आंसर मिल गया, बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न आपके पास है, ग्रेफाइट एक उदाहरण है किसका? आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, वंडरवॉल क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, किसका? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। ग्रेफाइट है एक उदाहरण किसका? जल्दी से जवाब दीजिएगा, हमारे पोलिंग आ रहे होंगे आपके पास, उसमें जवाब देना है आपको। कुछ बच्चे इधर उधर की बात करते हैं, उसको हम जवाब नहीं देना चाहेंगे, याद रखिएगा। लेकिन हम आपको जवाब तब देंगे जब आप सीधी बात करें। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, किसी तरह की कोई बातें हैं, तब आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो भी आपको कहना है कमेंट बॉक्स में कहिए, चैट में करके क्लास को बर्बाद मत करिए, क्योंकि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ये वीडियो देखने लायक बने हमेशा के लिए, हम ये कोशिश करते हैं। ये पढ़ाई आपके लिए, रिवीजन करना चाहो तो पूरी चीज़ों को एक बार दोबारा पढ़ोगे, हर चीज़ आपको याद हो जाएगा। फिर याद रखिए, इस तरह की गलती ना करें कि आप जो चल रही क्लास उसको बिगाड़े नहीं। चलिए साहब, बोलिए क्या है। हाँ जी, ग्रेफाइट में संघटक कण कार्बन होते हैं, यानी परमाणु होते हैं, उनके बीच में सहसंयोजी बंध होता है, तो यह सहसंयोजक ठोस है, यानी कि यहां पर भी बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, एक अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है, बताएं। इसकी क्या खास बात होगी? एक तीक्ष्ण गलनांक रखता है, चाकू से काटने पर साफ विदलन देता है, चाकू से काटने पर साफ विदलन नहीं देता है, इसकी अधिकतम दूरी से क्रमित विन्यास रखता है। क्या मतलब है, समझें और जवाब दें। हो गया बेटा? तीक्ष्ण गलनांक मतलब एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो तो क्रिस्टल का होता है। ये पूछ रहा है अक्रिस्टल का, तो क्रिस्टल का नहीं पूछ रहा है ना, अक्रिस्टल का, तो ये क्रिस्टल में होता है, मतलब अक्रिस्टल के लिए ये तो सही नहीं है।
दूसरी बात हो कि चाकू से काटने पर, अगर क्रिस्टल को चाकू से काटा जाए तो वो परत दर परत अलग होने लगते हैं। मतलब क्रिस्टल की विशेषता होती, परतें निकलती हैं उनकी। लेकिन अक्रिस्टल अगर चाकू से काटा जाए तो कोई परतें नहीं निकलती, कांच को काटा जाए तो परतें नहीं निकलती है, वो कहीं से भी कट के अलग हो जाता है, उसके आपने बिखरते हुए आपने देखा होगा। तो यहां पर ये भी गलत है, चाकू से काटने पर साफ विदलन नहीं देता है। कौन? अक्रिस्टल। तो ये राइट है, आपका सी ऑप्शन राइट है, ये रॉन्ग है। अधिकतम दूरी तक क्रमित विन्यास पाई जाती है क्रिस्टल में, अक्रिस्टल में नहीं। तो ये सारी विशेषताएं क्रिस्टल की है और अक्रिस्टल की ये विशेषता है। चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोना एक उदाहरण है। सोना किस चीज का उदाहरण है? आयनिक क्रिस्टल का, सहसंयोजक क्रिस्टल का, आणविक क्रिस्टल का, धात्विक क्रिस्टल का? जल्दी दे, उत्तर दें, जल्दी दे, बहुत आसान क्वेश्चन है। हो गया जवाब? तो देखें, सोना धातु है तो धात्विक क्रिस्टल होगा, डी ऑप्शन राइट है। बिल्कुल इसी प्रकार की पढ़ाई अगर आप चाहते हैं आप अच्छे से करें, 11th और 12th को बेहतर बनाएं, तो आप हमारे साथ जुड़िए इस क्लास के साथ। क्लास है क्लास 11th और क्लास 12th का सुरमा बैच। ये दोनों ही क्लास की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर हम क्लास ले रहे होते हैं। अगर किसी तरह का इस टाइम पे डाउट होता है तो आपकी क्लास खराब ना हो, इसलिए हम डाउट बताने के लिए, आपके डाउट के सॉल्यूशन के लिए हम एक और टीचर रखते हैं, यानी कि आपको 2 टीचर का एडवांटेज मिलता है। साथ में आपको सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक किसी भी टाइम अगर आप पढ़ाई करो, दिन में किसी भी टाइम पढ़ाई करो, यानी कि समझो यार पूरा ही पूरा जब तक आदमी जागता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के समय अगर किसी तरह से कोई डाउट आता है तो उस डाउट को दूर करने के लिए हमसे आप लाइव डाउट सॉल्विंग कर सकते हो। डिटेल्स लेक्चर मिलेंगे, रिवीजन लेक्चर मिलेंगे। हमारी इस क्लास की बहुत बड़ी विशेषता है सुरमा बैच की। साथ में आपको बता दूं कि डेली होमवर्क मिलता है। कुछ पढ़ रहे हो, आपने कितना समझा, अगर होमवर्क रहेगा तो आप पहचान सकते हो, एक दर्पण की तरह होता है होमवर्क, कि हमारी पढ़ाई से आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। तो ये होमवर्क के थ्रू आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी उन चीज़ों को जो उस दिन पढ़े थे उसको रिवाइज भी कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हासिल कर सकते हो। आपका दिमाग ग्रो करता है इससे। हम जो पढ़ाते हैं, जिस तरह से हमने पढ़ाया है, इनका पूरा आपको स्लाइड मिलेगा, हमारा नोट्स मिलता है। वीकली टेस्ट, हफ्ते में जो आपने पढ़ा है उनके टेस्ट और उससे पीछे की जो बातें पढ़ाई गई है उसका एक रिवीजन करने का मौका मिलता है। हफ्ते में एक दिन आपका टेस्ट मिलता है इसमें, और एनसीईआरटी की वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। यह है हमारी इन कोर्स की विशेषताएं। ये कोर्स आपको कितने में अवेलेबल हो जाएगा? आपको अभी सीमित समय का एक ऑफर है, 40% का आपको ऑफ मिल रहा है। 11th वाले बच्चों को ये मिलेगा 4199 में, और ये इसके लिए ध्यान रखिएगा कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा सूरमा, और 12th वाले बच्चों को ये कोर्स मिलेगा आपको 4499 में, सूरमा बैच। लेकिन इसके लिए भी कूपन कोड लगाना पड़ेगा, ये 40% का ऑफ चाहिए, तो ये है सूरमा। आप हमारा गूगल फॉर्म है उसको फिल करिए, इसलिए फिल करिए कि आप हमारे साथ पढ़ते हैं, चाहे आप ऑनलाइन, चाहे आप यूट्यूब में पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट बनते हो, दोनों स्थिति में आप उस फॉर्म को भरिए ताकि आपको हमारे द्वारा दिए गए बहुत सारी सुविधाओं का आपको फ़ायदा हो सके। याद रखिए, ये हमारी क्लासेस इस तरह से चलती है, और आप याद रखिए अगर बेहतर तरह से पढ़ना चाहते हो तो सही तरह से जुड़िए, आप इधर उधर मत भटकिए। अगर आप भटकेंगे तो अभी तो नहीं, लेकिन बाद में पछताते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट पछताए, उनको एक बढ़िया, एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम में आना होगा। ये है हमारा 11th और 12th का कोर्स, और इस तरह से पढ़ाई होती है, और हमारे सबसे बेहतरीन टीचर आपको एजुकेशन दे रहे हैं। और ये जो फीस है केवल एक सब्जेक्ट का नहीं है, सारे सब्जेक्ट का है। सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर को आपके सामने लाया गया है, और वो देंगे आपको बेहतरीन शिक्षा। क्लास 11th की, क्लास 12th की सुरमा बैच स्टार्ट हो गया है। जल्दी करें, ये ऑफर सीमित समय के लिए है।
तो आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।